नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोपीय कंपनी का आगमन पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह अभ्यास से ही मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध प्राचीन समय से ही रहा है। भारत से यूरोप को मिलाने वाले दो मार्ग थे, एक फारस की खाड़ी और एक लाल सागर। फारस की खाड़ी में फारस की खाड़ी की तुलना में लाल सागर से पार करना ज्यादा आसान होता था। हालांकि एशिया का व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय व्यापार यूरोपियों के एकाधिकार में था। यहां पर पूर्वी और पश्चिमी देश का जो व्यापार था उस पर एकाधिकार यूरोपियों का था। यह प्राचीन समय से आती रही थी। ये दौर में परिवर्तन उस समय आती है। ये बात है 1453 की, जब 1453 में कस्तूनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया। तुर्की का अधिकार हो जाने से पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक मार्गों पर भी तुर्की का अधिकार हो गया और तुर्की यूरोपियों को अपने अधीनस्थ मार्ग में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। अब यूरोप वासियों के सामने व्यापारिक मार्ग नहीं होने के कारण उनका व्यापार ठप सा पड़ गया। उनके अधिकांशतः गरम मसालाएं जो वो आमतौर पर मीट एवं अन्य चीजों में उसका इस्तेमाल करते थे, अब उनकी आपूर्ति उनके पास नहीं होने लगी। इसी कारण यूरोप में व्यापारिक मार्ग की खोज का ज्यादा से ज्यादा विकास होना शुरू हुआ। कस्तूनिया पर तुर्की का अधिकार के साथ ही यूरोप में व्यापारिक मार्ग की खोज की एक ज्यादा से ज्यादा हलचल हुई और वही 15वीं सदी में जहाजरानी तथा नौ परिवहन क्षेत्र में यूरोप में काफी प्रगति हुई। इसके विकास के साथ ही ये जहाजरानी एवं नौ परिवहन क्षेत्र में विकास के साथ ही व्यापारिक मार्ग की खोज में एक ज्यादा से ज्यादा मदद मिला। 15वीं सदी तक कुतुबनुमा जो एक दिशा सूचक यंत्र था उसका भी खोज हो चुका था। यह वह दौर था जबकि यूरोप के बहुत सारे नाविक, बहुत सारे व्यापारी अपने व्यापार को लेकर के काफी चिंतित थे और कई मार्गों से भारत के साथ व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए उत्सुक थे। पुर्तगाली राजकुमार प्रिंस हेनरी, जिसे कि द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, उनके प्रयास से भौगोलिक खोज का एक प्रारंभ किया गया। सन 1487 में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमासा अंतरीप की खोज की। ये दौर थी 1487 की, जहां से अब खोज प्रारंभ हुई है। ये बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमासा अंतरीप, इसी उत्तमासा अंतरीप को तूफानी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। 1494 में कोलंबस, जो कि स्पेन के नागरिक थे,
ये स्पेन के नागरिक कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये निकले थे भारत खोज करने, लेकिन ये पश्चिम की तरफ ना जाकर के पूरब की ओर चले। इन्हें वहां पर अमेरिका मिला। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ऐसा नहीं कि भारत था नहीं, भारत था, लेकिन यहां पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनी या प्रथम यूरोपीय जो आए तो वो 1498 में कौन हुए? वास्को डी गामा आए, जो कि भारत की खोज की है। अब देखेंगे कि भारत में यूरोप वासियों का आने का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। इसे हम शॉर्ट ट्रिक में भी याद कर सकते हैं, PDEF। पुर्तगाली, डच, इसको हम इंग्लैंड, F फ्रांसीसी। क्योंकि यहाँ पर डेनिश का उतना कुछ ज्यादा महत्वता परीक्षा में नहीं देखी जाती है, तो यहाँ पर एक इसे साइलेंस के तौर पर रखी गई है। अब हम लोग बात करते हैं जो कि भारत में प्रथम पुर्तगीज, जिसे कि पुर्तगाली कहा जाता है, पुर्तगालियों का आगमन हुआ। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ये कालीकट केरल के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पट काबू नामक स्थान पर आए। 17 मई 1498 को ये जो आए थे, इन्हें रास्ता में एक गुजराती पथ प्रदर्शक मनीत मिला। उन्होंने मनीत की सहायता से, मनीत का हेल्प लेकर वह कालीकट की बंदरगाह तक पहुंच पाया। अब आगे चलते हैं। जब वह कालीकट, जो कि केरल में है, वो कालीकट में आया, तो वहां पर केरल के राजा थे जमोरिन के पास एक ऐसी बात थी कि जब पहली बार कोई विदेशी, कोई यूरोपीय जहाज मार्ग के द्वारा डायरेक्ट कालीकट केरल में आया हुआ, उनका उन्होंने भव्य स्वागत किया। इतनी स्वागत की, और स्वागत के साथ साथ उन्होंने गरम मसाला एवं कई जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति वास्को डी गामा को दे दी। इन्होंने तो जमोरिन ने। यही जड़ी बूटियां और यही गरम मसालाएं भारत की कहानी को बदल देता है। जब ये वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पहुंचता है, तो लिस्बन में वो ये वास्को डी गामा को 60 गुना अधिक मुनाफा होता है। ये बात अब एक पूरे तूफान की तरह, पूरे आग की तरह यूरोप में फैल जाती है कि भारत से व्यापार करना कितने ही फायदेदायक हो। अब क्या था? अब यह दौर था कि यूरोपियों में भारत आने का एक घोर सा लग गया। वहां पर जिस समय वास्को डी गामा भारत आए और भारत से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन गए, पुर्तगाल के शासक थे मैनुअल प्रथम। यही इस मैनुअल प्रथम ने लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी थी, वहां उन्हें वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी। ऐसा हो गया था कि पूरे यूरोप का व्यापारिक केंद्र लिस्बन हो चुका था। इतनी अधिक, जैसा कि कहा जाता है कि एक जहाज सामान को वास्को डी गामा ले गए थे, और उसी एक जहाज को बेचने के बाद उन्हें 60 गुना मुनाफा हुई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहां पर हमने देखा कि पुर्तगाल के शासक थे मैनुअल प्रथम। अब आगे चलते हैं। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्रल कालीकट आया। दूसरा यात्री फिर उसी बात को देख करके कि चले भारत की ओर, और द्वितीय पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया। यह भी कहां आया? तो यह भी कालीकट ही आया। अब ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने उसी
जमोरिन को लुभाने के लिए एक अरबीय जहाज, एक अरब का जहाज पकड़कर उन्हें उपहार स्वरूप जमोरिन को, जो कि कालीकट के राजा थे, कालीकट के राजा को भेंट किया। पुनः 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया। हालांकि यहाँ पर ज्यादा उनका कुछ विश्लेषण नहीं है, आगे चलते हैं। 1503 में कोचीन में, अब जब पुर्तगाली का आना जाना शुरू हो गया तो कोचीन में 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। पहली फैक्ट्री कोचीन में, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री 1503 में यह कोचीन में स्थापित की गई। तो वहीं पर 1505 में दूसरा फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की गई और यह समय था 1505 का। अब पुर्तगाली अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए यहां पर अब भारत में अपने वायसराय को भारत में अपने वायसराय को भेजा। तो इस प्रकार से 1505 में अल्मीडा, जिसका पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, हमें याद रखना है अल्मीडा, जो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय आए और ये भारत में 1505 में आए। 1505 से लेकर 1509 तक अल्मीडा भारत में रहते हैं। इनके द्वारा क्या क्या किया गया? इनके द्वारा अपनी सुरक्षा पर कोई विशेष ध्यान न देकर इनका मुख्य उद्देश्य था कि हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूरोपों में एक होड़ लग गई और यूरोप के कई देश अब भारत आने को उत्सुक थे। हमने यहां पर बताया भी कि पीडीईएफ, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, अब सब में एक होड़ लग गई थी कि यहां पर भारत की ओर चलना है। तो यहां पर हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास अल्मीडा के द्वारा किया गया। इनके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाया गया। चलते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आप शॉर्ट में सिर्फ अल्बुकर्क याद रख सकते हैं, अल्मीडा और अल्बुकर्क। अल्मीडा प्रथम और अल्बुकर्क द्वितीय। इन्हें पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रथम वायसराय तो आए अल्मीडा, लेकिन उनके द्वारा उतनी कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं की गई। लेकिन जब अल्बुकर्क आए तो इन्हें पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा गया, क्योंकि इनके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे पुर्तगाल को बहुत ही मजबूती मिली है। इन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। क्वेश्चन इस प्रकार से आती है कि कोचीन को अपना मुख्यालय किसने बनाया? तो अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय बनाया। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से इन्होंने गोवा को छीन लिया। अल्बुकर्क ने इन्होंने भारतीय स्त्रियों से विवाहिक नीति शुरू किया। इनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा था कि भारत में अस्थायी संबंध स्थापित करने के लिए, भारत में अस्थायित्व जीवन पूर्णरूपेण अस्थायित्व शासन स्थापित करने के लिए इनके द्वारा भारतीय स्त्रियों से इन्होंने ज्यादा से ज्यादा वैवाहिक नीति अपनाया, अर्थात अधिक से अधिक भारतीय स्त्रियों के साथ शादी करना प्रारंभ किया। अब चलते हैं नीनो डी कुन्हा। ये इसके बीच में बहुत और भी गवर्नर जनरल वायसराय आए, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमें एक अल्मीडा के बारे में जानना है, अल्बुकर्क के बारे में जाननी है और फिर जानना है नीनो डी कुन्हा के बारे में, जो कि 1529 से 1538 तक इनका शासनकाल रहा। 1530 में गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी बनी।
जो गोवा को 1510 में आदिल शाह से अलबुकर्क ने छीन लिया था, उसी गोवा को नीनो नी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली राज की राजधानी बनाई और ये गोवा 1961 तक गोवा के साथ साथ दमन तथा द्वीप भी पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। अब आगे चलते हैं। पुर्तगाली सामुद्रिक व्यापार को एस्टादो द इंडिया नाम दिया गया। ये जो पुर्तगाली सामुद्रिक व्यापार करते थे, इसका नाम दिया गया एस्टाडो द इंडिया। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकती है कि एस्टाडो द इंडिया क्या है? तो पुर्तगाली के द्वारा सामुद्रिक व्यापार का नाम ही एस्टाडो द इंडिया है। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। ये बात आ रही है अल्मेडा के समय, जिन्होंने की ब्लू वाटर पॉलिसी। इनका ऐसा एक सोच था, इनका विचार था कि पूरे हिंद महासागर के साथ साथ अरब सागर पर भी इनका एकाधिकार प्राप्त हो जाए। पुर्तगाली इसलिए अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। पूरे सागर पर पुर्तगाली का ही शासन है और इसी सागर की व्यापारिक व्यवस्था के लिए इन्होंने दो व्यवस्था किया था, कॉर्टेज आर्मेडा और कापिला व्यवस्था। हालांकि यही व्यवस्था इसके पतन की भी कारण बनती है। कॉर्टेज आर्मेडा और कापिला व्यवस्था। कॉर्टेज आर्मेडा क्या था कि यदि हिंद महासागर के क्षेत्र में यदि कोई व्यापारी प्रवेश करता है तो उसमें पुर्तगालियों से आदेश लेना होगा। बिना पुर्तगाली के आदेश के कोई व्यापारी हिंद महासागर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और एक काफिला व्यवस्था। आप यदि कोई व्यापारी पुर्तगालियों से अनुमति ले भी लेती थी तो उन्हें अपने जहाज को अकेले नहीं लिया जाने देता था, उनके साथ एक काफिला जाती थी और यह काफिला पुर्तगालियों का होता था। पुर्तगाली सैनिक उस जहाज के आसपास चलते थे। पुर्तगालियों के मन में हमेशा एक ही शक रहती थी कि जिस मैं व्यापारी को अनुमति दे रहा हूं, कहीं हो सकता है वह दूसरे देश के साथ कुछ व्यापार ना कर ले। इसी निगरानी को ही, इसी व्यवस्था को ही काफिला व्यवस्था कहा जाता था। पुर्तगालियों का 1595 तक हिंद महासागर में पर एक अधिकार रहा। अब ये पुर्तगालियों का पतन, जब डच आए, अंग्रेज आए और डचों और अंग्रेजों के मुकाबले में पुर्तगाली कमजोर था, उनकी नीति कमजोर थी। ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए कि जहां पर पुर्तगाली की कमजोरी पकड़ी गई और पुर्तगाली का पतन हुआ। इस पतन में इसका 3 मुख्य कारण है। नंबर 1 धार्मिक नीति, नंबर 2 व्यापार तरीका, नंबर 3 ब्राजील का पता। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति बहुत ही कट्टर थी। वह ईसाई धर्म में अधिक वो ईसाई धर्म को विश्वास करते थे और अन्य किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करते थे। यही कारण थी कि इनसे हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी इसके विरुद्ध में थे। जैसा देखा जाता है कि 1540 में गोवा के सभी मंदिरों को पुर्तगालियों ने तुड़वा दिया। ये इनकी धार्मिक नीति इतनी कट्टर थी कि ये गोवा के सभी मंदिर को तोड़वा दिया गया था। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। इनका ये ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना इसलिए की गई थी कि वहां पर अधिक से अधिक ईसाइयों के पक्ष में फैसला जा सके। इसलिए 1560 में इन्होंने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। अब ये थी धार्मिक नीति। नंबर 2 व्यापारिक तरीका।
पुर्तगालियों का व्यापारिक तरीका के बारे में हमने भी बताया कि कॉर्टेज और आर्मेडा और काफिला व्यवस्था, इतनी भी व्यापारिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि लोग, ये पुर्तगाली किसी के साथ चोरी छुपा सा व्यापार करते थे, छुप छुप कर व्यापार करते थे। इनकी यही व्यापारिक नीति इसके पतन की कारण हुई। नंबर 3, यहां पर एक महत्वपूर्ण कारण होता है ब्राजील का पता। उस समय तक ब्राजील का पता नहीं लगा था, लेकिन 16वीं सदी में जब ब्राजील की पता लगने के साथ ज्यादा से ज्यादा ध्यान अब ब्राजील की ओर जा, पुर्तगालियों का अधिक से अधिक ध्यान ब्राजील की ओर जाने लगा और भारत में पुर्तगाली कमजोर हो गए और पुर्तगाली का यहां पर से पतन हो गया। इसी धार्मिक नीति में 1542 में प्रसिद्ध ईसाई ज्यूस संत जेवियर भारत आया था। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है कि संत जेवियर 1542 में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और इनके आने के साथ ही भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानने योग्य। प्रिंटिंग प्रेस अनानस, ये प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में पुर्तगालियों की देन है। अनानस की खेती पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची, संतरा, ये सभी का पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया और इसकी खेती की शुरुआत पुर्तगालियों से ही की गई। एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि व्यापार में नौसैनिक की महत्वता। पहले वायसराय जो थे अल्मीडा, इनकी नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। उसी समय से यहाँ पर व्यापार में नौसैनिक की महत्वता देखी गई और अभी भी अपना नौसेना है और व्यापार में जो नौसैनिक की महत्वता देखी गई थी वह पुर्तगालियों के द्वारा देखी गई। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी पुर्तगाली के बारे में समझ गए। मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा डच, अंग्रेज और अन्य यूरोपीय कंपनी का किस प्रकार आगमन हुआ, किस प्रकार से भारत में अपनी शासन व्यवस्था को चलाए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक इस प्रकार की वीडियो को बना सकें। जय हिंद।